Good morning, students. Today I explain double membranous cell organelles, माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट क्लास में मैंने सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स, इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। अभी के क्लास में मैं माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल के वाइटल सेल ऑर्गेनेल्स में से आता है, क्योंकि इसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली आप इसे सेमी ऑटोनोमस सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब ये है कि इसके लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट ये इनसाइड द बॉडी ही सिंथेसिस कर लेता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। इसके इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण अगर हम लोग सेल हिस्ट्री के अर्लियर बैकग्राउंड को देखें, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स इनसाइड द सेल नहीं मानते थे। उस समय कहा जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल बॉडी के बाहर फ्री एग्जिस्टेंस है। लेकिन बाद में चल के इसके जब एग्जिस्टेंस की बात आई, जब पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद, तब पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द साइटोप्लाज्मा ही होता है। तो चलते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके वाइटल फंक्शनिंग को आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री में देखें, it was first seen by कैलिकर। कैलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे 1850 यानी 1850 ईस्वी में देखा था। वो साइंटिस्ट थे कैलिकर। इन्होंने इसे 1850 में देखा। इसमें दूसरी बातें याद रखना है आपको कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी ये टर्म जो दिया गया है वो दिया गया था बेंडा। एक साइंटिस्ट थे बेंडा, जिन्होंने इस टर्म मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, बेंडा ने। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी और ये टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, इसके बारे में आप समझें। ये देखा गया था कैलिकर के द्वारा 1850 में, और ये टर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया वो साइंटिस्ट थे बेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया टर्म के मीनिंग को समझें। माइटोकॉन्ड्रिया दो टर्म से मिला हुआ है, बना हुआ है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। मतलब है कि ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स
साइटोप्लाज्मा में, सेल के साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड्स लाइक ग्रेन्यूल्स। इसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये ग्रेनुलर फॉर्म में होते थे लेकिन इलोंगेटेड थे, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर था, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से देखने के बाद इसका जो शेप आया वो शेप है सॉसेज शेप, और शू शेप्ड होता है। तो ये इसके शेप की बात मैंने यहाँ पर किया है, और आप ये याद रखेंगे कि ये सॉसेज शेप और शू शेप्ड होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया गया था एक्चुअली ये थ्रेड्स लाइक ग्रेन्यूल्स था, जिसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर किया गया। और आगे चल के जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसकी स्ट्रक्चर सॉसेज शेप है और शू शेप का बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके शेप की बात करी। अब थोड़ा सा कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। आपको कंपोजिशन में याद रखना है तो सबसे पहले आप याद रखें कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। अब इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तब हम देखेंगे, बट कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो दीज मेम्ब्रेन्स आर made up of protein, lipids and enzymes। ये तीनों चीज़ से मिलके बना हुआ ये मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, और पोरस ये छिद्रयुक्त होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस है। तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि ये डबल मेम्ब्रेनस है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। और जो सबसे बड़ी बात इस पे याद रखनी है कि ये जो बना हुआ है वो प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम से मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके कंपोजिशन को यहाँ पर समझ लिया। अब थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ इसके इनर स्ट्रक्चर की, जो इसमें वाइटल होता है और इसी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इसमें मैंने यहाँ पर ये फिगर बना लिया है
इसमें इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग प्राइमरी मेम्ब्रेन नाम देते हैं, यानी ये प्राइमरी मेम्ब्रेन कहलाता है। जबकि इनर जो फोल्डेड मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं। चूँकि ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन फोल्डेड है तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी सी ये उभार आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें हर एक उभार को क्रिस्टी नाम दिया गया है, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। चूँकि ये इनर पार्ट फोल्डेड है तो अगर हम लेंथ के हिसाब से देखें तो ये चीज़ वाइटल है यहाँ के लिए कि लेंथ ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ये चीज़ याद रखेंगे आप। लेंथ ऑफ इनर मेम्ब्रेन is greater than the length of outer membrane। outer membrane से इसकी लेंथ ग्रेटर होती है। अब आप और देखें, यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नाम से जानते हैं। ये कौन सा स्पेस है? तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये इंटर मेम्ब्रेनस यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। एक्चुअली इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का एप्लीकेशन आप क्रेब्स साइकिल में समझेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई होता है। प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई कैसे? तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन ये प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आते रहते हैं, जिसके कारण इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। सो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स बिकम्स हाई। इसमें हाई हो जाता है। ये आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो 11th में जब आपको पढ़ाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो वहाँ पर आपको इसका क्लियर कंसेप्ट दे दिया जाएगा कि इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन का होना क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों होता है, व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दैट। अब थोड़ा सा हम ये बात करें कि ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन के इनर पार्ट जो फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फ्लूइड। ये मैट्रिक्स फ्लूइड है। तो इस मैट्रिक्स में डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। देखें आप यहाँ पर ये ब्लैक कलर से जो आप देख रहे हो डॉटेड स्ट्रक्चर, ये डीएनए है। रेड कलर से आप देख रहे हो ये आरएनए है। उसी तरीके से इसमें राइबोसोम भी होगा, राइबोसोम है। साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। तो इस तरीके से
इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स ये सभी मिक्स होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इसका क्या फंक्शनिंग है, तो अभी हम जब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को एक्सप्लेन करने लगेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। और इसी क्रिस्टी के इनर पार्ट में ये जो आप बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये F1 पार्टिकल्स या फिर इसे हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसके सभी स्ट्रक्चर को आपने ये समझ लिया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, लेंथ ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन द आउटर मेम्ब्रेन। चूँकि ये फोल्डेड है तो जब ये एक्सटेंड होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो उसकी लेंथ आउटर मेम्ब्रेन से भी ग्रेटर हो जाती है। उसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर से, यानी इस क्रिस्टी के अंदर से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे F1 पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर इसे ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। इस इनर फोल्डिंग के अंदर जो लिक्विड है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स ये सभी चीज़ इसमें पाया जाता है। अब थोड़ी सी हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो इसमें आप गौर कीजिए कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, इसका रोल इनसाइड द सेल क्या हो सकता है। तो आप गौर करें तो इसमें मैंने बताया डीएनए, आरएनए, राइबोसोम ये सभी चीज़, एंजाइम्स होता है इसके अंदर। तो आप जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि डीएनए का रोल क्या है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है। राइबोसोम का क्या फंक्शनिंग होता है, तो ये आप जानते होंगे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब रहता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और ये एंजाइम्स डिफरेंट तरह के लिपिड्स और ग्लूकोज जब पाइरूवेट के फॉर्म में इसके अंदर आता है तो उसकी ब्रेकडाउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आरएनए है तो ये आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, ये रॉ मटेरियल के तरह काम करेगा राइबोसोम के लिए, जिसके कारण ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाता है। एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है, ये डिफरेंट तरह के एंजाइमेटिक एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इस माइटोकॉन्ड्रिया को जितने भी मटेरियल की ज़रूरत होगी उस सभी मटेरियल का सिंथेसिस इनसाइड द मैट्रिक्स ये कर पाता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्यों? तो ये डिफरेंट तरह के रिक्वायर्ड मटेरियल, चाहे वो प्रोटीन हो, बिकॉज it forms protein, lipids, and other substance। इन सभी चीज़ों का जिसकी ज़रूरत है उन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट्स वाई इसे आप ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। याद रखें कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा लेकिन मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है, यानी इट इज एब्सेंट इन
मेमेलियन आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एब्सेंट होगा, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सभी एब्सेंट होता है। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में इनर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। तो चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनस हो या डबल मेम्ब्रेनस हो, वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा और ये मेमेलियन आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब हम इसके फंक्शनिंग को देखें। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट तो आपको याद रखना चाहिए कि इट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। ये सेलुलर रिस्पिरेशन का साइट होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझे, हम लोग क्लियर कर लें। आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में जब रिस्पिरेशन होता है तो रिस्पिरेशन से फाइनली हमें क्या मिलता है? एनर्जी। इसका मतलब है कि रिस्पिरेशन का मेन मकसद होता है कि आपके बॉडी में जो भी फूड पार्टिकल्स आया है उस फूड पार्टिकल्स का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कर दे, जिसके बाद उससे एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन। चूँकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन होगी। मीन्स वहाँ पर जो रिस्पिरेशन होगा तो वो रिस्पिरेशन एरोबिक होगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्मा में होता है, जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होता है और ये इंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। सो ग्लाइकोलिसिस इज एन इंजाइमेटिक प्रोसेस। बट वेन एवर दैट पायरुवेट इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, देन आफ्टर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुवेट इंटर करेगा तो फिर यहाँ पर इसकी ब्रेकडाउनिंग होगी इनसाइड द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में पायरुवेट कन्वर्ट होते होते फाइनली एटीपी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका कन्वर्सन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में। और वो उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जो रिस्पिरेशन का पार्ट है। आप रिस्पिरेशन में उसे एक्सप्लेन करूँगा मैं, वहाँ पे आप देखेंगे। तो यहीं पे कन्वर्सन होता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्सन कम्प्लीटली हो जाता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद वो एटीपी स्टोर हो जाता है इसी F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम में। तो चूँकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फंक्शनिंग होगी, तो हमारे सेल के अंदर यही सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और उस ऑक्सीजन का यूज फूड के ऑक्सीडेशन में करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। हमारे बॉडी सेल के कोई भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन को ट्रैप करने की एबिलिटी हो और फाइनली स्टोर कर सके।
जिससे उसके अंदर भी फूड का ब्रेकडाउनिंग होता, ऐसा दूसरा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स वाई कह सकते हैं हम लोग कि इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर उस पायरुविक एसिड का कंप्लीटली कन्वर्सन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में। सो यहाँ पर ब्रेकडाउनिंग होती है और यही ब्रेकडाउनिंग के कारण हम इसे साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये दो क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ये तीनों क्वेश्चन है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, वाई इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, या हाउ वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, एंड वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैंने पहले दो का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो पावर हाउस का मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइडर। अभी आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल जब इनसाइड द मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स में एटीपी का सिंथेसिस होता है, जो एटीपी इनसाइड द F1 पार्टिकल्स स्टोर होता है। अब यही स्टोर एटीपी जब किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को रिक्वायर होगी तो वो सेल ऑर्गेनेल्स इस एटीपी को इसी माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइडर है एटीपी का। क्योंकि आप जानते होंगे कि एटीपी ही सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर वो एनर्जी है जिस एनर्जी का यूज कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में करता है। इसका मतलब है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी करेंसी जो बोलते हैं वो हम लोग एटीपी को बोलते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी के इनसाइड कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारा बॉडी सेल उस एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एटीपी, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लास्टिड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इसे पढ़ के रखें और नोट्स अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में जब भी रिवीजन का मौका मिले आप इसे रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं प्लास्टिड्स अपलोड करूँगा। ओके।